हेलो गाइस। तो हमने भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 में देख लिया था और उसके जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है अनुच्छेद 54 में। इसके पहले हमने देख लिया है। तो आपको वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका निर्वाचन अनुच्छेद 54 में। और फिर वहाँ पे राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति थी अनुच्छेद 55 में थी कि रीत उसका क्या होता है, इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बताया था मैंने। फिर एकल संक्रमणीय पद्धति बताया था कि अगर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली फॉलो नहीं होता है, उसके आधार पर कोई राष्ट्रपति नहीं बन पाता है, तो हम एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर जो है गुप्त मतदान के द्वारा काउंटिंग करके उसको राष्ट्रपति चूज़ करते हैं। एंड राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व को जो मापने की एक रूपता थी उसके बारे में मैंने बताया, जिसमें जो राज्य विधानसभा के एक सदस्य का मूल्य होता था वो पूरे राज्य की जनसंख्या का कुल निर्वाचित सदस्य विधानसभा के सदस्यों से भाग दे देते थे। और फिर हमने फिर बताया कि राष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, बहुत सारे जो पद हैं और लाभ के अंतर्गत नहीं आएंगे। और राष्ट्रपति निर्वाचन होने की योग्यता जो है अनुच्छेद 58 में हमने बताया कि भारत का नागरिक हो, मतलब नागरिक चाहे जब वो भारत का नागरिक चाहे वो जन्म से हो या तो कभी भी नागरिकता बस होनी चाहिए उसके पास, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो इतनी सारी बातें देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति के पद में रिक्ति कैसे होती है, मतलब राष्ट्रपति को खाली कैसे कर सकते हैं, हटा कैसे सकते हैं। तो राष्ट्रपति के पद में रिक्त निम्नलिखित कारणों से भी हो सकता है। तो अब मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ पढ़ना। तो ये पहला 3 चीज़ें हैं जिससे राष्ट्रपति के पद में रिक्ति हो सकती है। पहला तो त्यागपत्र होता है, तो त्यागपत्र द्वारा होता है, लेकिन त्यागपत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, अगर आकस्मिक मौत हो गया उसका तो भी पद रिक्त हो जाता है राष्ट्रपति का। तीसरा है हटाया जाना, तो महाभियोग द्वारा जो है अनुच्छेद 56 के अनुसार संविधान का उल्लंघन करने पर जो है महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, जिससे राष्ट्रपति का पद हटाया जाता है। तो अब महाभियोग शब्द आ गया, तो ये महाभियोग क्या है, इसको मैं महाभियोग प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 में हम लोग पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 61 क्या कहता है कि देखो एक बार मैं यहाँ पढ़ देता हूँ। महाभियोग प्रक्रिया एक संसद की प्रक्रिया है, मतलब जो महाभियोग प्रक्रिया होगी, महाभियोग लगाया जाएगा वो संसद के द्वारा लगाया जाएगा। इसमें संसद का कोई सदन, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर आरोप लगाएगा। अगर जो है राष्ट्रपति कोई संविधान का उल्लंघन करता है तो संसद का कोई भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वो राष्ट्रपति पर क्या लगाएगा, आरोप लगाएगा। एंड उसके लिए निम्न शर्तों का होना आवश्यक है। महाभियोग मतलब राष्ट्रपति पर आरोप कैसे लगा सकता है, तो उसके लिए बहुत सारे कंडीशन होते हैं और इसीलिए बाद में मैं बताऊंगा कि महाभियोग की प्रक्रिया जटिल प्रक्रिया है। तो इसके क्या क्या रूप होते हैं इसमें हम देखेंगे। पहला तो क्या करना पड़ता है कि जो ये आरोप है किसी भी सदन का राष्ट्रपति के प्रति, वो संकल्प के रूप में हो आरोप, मतलब कि एक बार आरोप लगा दिया जाए तो दोबारा वापस ना ले सकें। तो अगर ऐसा रहेगा तो वो बहुत सोच समझ कर कोई भी इंसान, कोई भी जो सदन रहेगा वो सोच समझ कर ही राष्ट्रपति पर आरोप लगाएगा, क्योंकि एक बार लगा देगा तो दोबारा वापस नहीं लिया जा सकता। सेकंड है कि न्यूनतम 14 दिन पूर्व नोटिस दे, मतलब इसका मतलब होता है कि 14 दिन के बाद ही चर्चा होगी उस बात पर कि संविधान का उल्लंघन क्यों किया, कैसे किया, तो उसके बाद ही चर्चा होगी जब 14 दिन हो जाएगा तब। उसके बीच में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर थर्ड है कि सदन के न्यूनतम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। इसका मतलब है अगर जैसे राज्यसभा है तो इसको राज्यसभा को आर एस लिखता हूँ मैं। तो राज्यसभा में जैसे मान लिया कि 250 सदस्य हैं और राज्यसभा ही राष्ट्रपति के प्रति जो है संविधान का उल्लंघन का आरोप लगाती है, तो 250 सदस्य मान लिए हैं तो उसके 1/4 का हस्ताक्षर होना चाहिए, साइन होना चाहिए सदस्यों का। और फिर जब साइन हो जाता है तो उसी सदन में, जिस सदन ने आरोप लगाया है उसी सदन में चर्चा और मतदान होगा। और यदि उस सदन की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ये दूसरे सदन में संकल्प जाएगा। मतलब देखो पहले क्या हुआ कि संकल्प, पहले कोई भी सदन आरोप लगाया, आरोप लगाने के बाद 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर किया और 14 दिन पूर्व नोटिस भी भेजा। और जब जब जो है चर्चा वर्चा हो गई 14 दिन के बाद, तो फिर क्या हुआ कि उनके सारे सदस्यों ने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया। तो ये जब प्रस्ताव यहाँ सदन से, किसी भी सदन से पारित हो जाएगा तो ये दूसरे सदन में जाएगा। फिर दूसरा सदन क्या करेगा, आरोप की जांच कराएगा कि ये आरोप सही है कि नहीं सही है। तो इसमें राष्ट्रपति को भी बोलने का मौका मिलता है, अपना पक्ष राष्ट्रपति रख सकता है जब दूसरा सदन जो है आरोप की जांच करेगा। तो अब देखो, अब जांच हो गई मान लिया,
तो अगर यदि दोषी हुआ राष्ट्रपति तो क्या होगा, जब दोषी हो जाएगा तो इस सदन के भी, दूसरे सदन का भी 2/3 बहुमत अगर पारित हो गया तो उसी क्षण राष्ट्रपति को हटा हुआ माना जाएगा। लेकिन अगर दोषी नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाएगी। तो आप लोग देख रहे हैं ना, महाभियोग प्रक्रिया में कितनी सारी जगहों से गुजरना पड़ रहा है। पहले आरोप लगाओ, आरोप के बाद 1/4 हस्ताक्षर, फिर 2/3 बहुमत, फिर यहाँ आरोपों की जांच, फिर यहाँ 2/3 बहुमत। इसलिए कहा जाता है कि महाभियोग की प्रक्रिया जो है एक जटिल प्रक्रिया है। और आपको बता दें कि भारत में अभी तक महाभियोग एक बार भी नहीं लगा है। सेकंड है, हम लोग अब देखते हैं राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति जब हो जाती है तो फिर क्या होता है। आर्टिकल 62 कहता है कि नए राष्ट्रपति का चुनाव वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व करा लिया जाएगा। जब त्यागपत्र हो जाता है या किसी भी तरह से राष्ट्रपति अगर नहीं रहता है तो कार्यकाल जैसे ही उसका समाप्त होने से पूर्व ही जो है दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। और यह अनिवार्य है किसी भी दशा में। ये अनिवार्य, ये जो कथन है अनिवार्य है कि हाँ कराना ही पड़ेगा। मतलब जब तक राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उसी टाइम के बीच में ही नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना ही पड़ेगा, अनिवार्य है। जैसे कहते हैं नहीं, 6 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन अनिवार्य है, तो उसी तरह राष्ट्रपति का चुनाव भी जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही करा लेना चाहिए। मैंने कराना अनिवार्य है, लेना चाहिए नहीं, अनिवार्य है, कराना पड़ेगा। फिर दूसरा है, यदि अचानक से मृत्यु हो जाए, मतलब किसी भी राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए, तो पद रिक्त, जब पद खाली हुआ, जब वो मतलब डेथ हो गया, तो 6 माह के भीतर ही चुनाव संपन्न कराया जाए। और यह भी अनिवार्य है किसी दशा में कि आकस्मिक मौत हो गई है तो 6 माह के भीतर ही पूरा चुनाव, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव पूर्ण रूप से करा लिया जाए। फिर आर्टिकल जो 65 कहता है, आर्टिकल 65 कहता है कि आकस्मिक रिक्त की दशा में जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। एंड उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के अनुसार उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्य संभालेगा। और मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो क्या करेगा, उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है वो पद संभालेगा। मतलब कि अगर देखो कोई भी रिक्त हो गया, मतलब राष्ट्रपति कोई भी आकस्मिक मौत हो गई या कुछ भी हो गया, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में पहली बात कार्य करेगा। एंड उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के बाद अगर उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है, मतलब उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। और वो भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है वो काम करेगा। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति और फ्रांस के राष्ट्रपति में अंतर क्या है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति क्या होता है, अमेरिका की जनता द्वारा मतदाताओं का एक समूह जिन्हें निर्वाचक मंडल कहा जाता है, विशेष रूप से वे निर्वाचक मंडल ही चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं अमेरिका में। और यह चुनाव अत्यधिक जटिल एवं खर्चीला है। तो मैं आपको समझा दूं कि जैसे मान लिया जनता क्या करती है, मान लिया ये जनता है, ठीक है, 4 लोग मान लिया जनता है, तो ये जनता क्या करती है, कुछ सदस्यों का चुनाव करती है। जैसे मान लिया 2 सदस्यों का ये चुनाव कर दी, तो इनको निर्वाचक मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्वाचक मंडल। तो यही निर्वाचक मंडल जो होते हैं राष्ट्रपति का चुनाव, मतलब राष्ट्रपति को जो है बनाते हैं, चुनाव मतलब इनका निर्वाचन करते हैं राष्ट्रपति का। तो इन्हें निर्वाचक मंडल कहा जाता है, इनको जो है निर्वाचक मंडल कहते हैं। तो इनको निर्वाचक मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ही चुनते हैं इनको। तो इसको तो अप्रत्यक्ष कह सकते हैं क्योंकि यहाँ से हो रहा है, तो यह अप्रत्यक्ष भी है और बहुत ज़्यादा खर्चीला है। और यह चुनाव अत्यधिक खर्चीला है। और जैसे ही इनका चुनाव, ये निर्वाचक मंडल जैसे ही राष्ट्रपति का चुनाव कर देते हैं तो निर्वाचक मंडल की जो भी अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि निर्वाचक मंडल केवल जनता द्वारा चुना जाता है इसलिए क्योंकि वह राष्ट्रपति का निर्वाचन कर सके। बाकी और कोई निर्वाचक मंडल का काम नहीं होता है, हट जाता है उस समय से। फिर है फ्रांस के राष्ट्रपति की क्या कंडीशन है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति की कंडीशन देखते हैं। फ्रांस का राष्ट्रपति चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। मतलब जनता तो करती है प्रत्यक्ष रूप से, जिसमें राष्ट्रपति को वैध मतों के आधे से अधिक वोट लाना होता है, 50% प्लस 1 वोट लाना होता है। और यदि कोई जो है राष्ट्रपति नहीं ला पाया तो क्या करते हैं, दोबारा चुनाव कराते हैं। लेकिन वो 2 जो शुरू के 2 स्टार्टिंग वाले रहेंगे जिनको ज़्यादा वोट प्राप्त होगा, क्यों उन दोनों के बीच ही करवाएंगे। तो यह राष्ट्रपति भी, यहाँ भी राष्ट्रपति का जो चुनाव है बहुत खर्चीला होता है। तो इसको समझिए फ्रांस का, कि जैसे मान लिया 4 लोग हैं, 4 लोग राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लड़े, ठीक है, तो चारों को जो है वोट मिल गया, तो चारों को वोट मिल गया, लेकिन किसी का भी 50% प्लस 1 से ज़्यादा नहीं है। तो क्या करेंगे, जिनका कम है इन दोनों को हटा देंगे, तो इन दोनों में करेंगे। तो अब तो किसी न किसी को 50% से ज़्यादा आ ही जाएगा। तो ऐसे ही तो 2 बार चुनाव हो जाता है इस तरह से। तो ये बहुत खर्चीला पड़ जाता है ये भी। तो सबसे अच्छा किसका है, भारत का।
क्योंकि भारत का है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और उसके बाद जब उससे नहीं बनता है तो क्या बनता है, एकल संक्रमणीय पद्धति होता है। अब देखो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एक क्वेश्चन भी बताया गया था कि भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग एक जटिल प्रक्रिया है, भारत और अमेरिका के महाभियोग की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर मैंने खुद से लिखा है, एक बार इसको देख लीजिएगा। चलो मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ जल्दी जल्दी जो मैंने अपने तरफ से लिखा है। भारत में राष्ट्रपति एक संवैधानिक नाम मात्र का प्रधान होता है। यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा, जो कि अनुच्छेद 56 में वर्णित है, हटाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग प्रक्रिया जटिल है, क्योंकि इसको हटाने के लिए निम्नलिखित क्रमिक बिंदुओं से गुजरना पड़ता है। सर्वप्रथम, संविधान के उल्लंघन का आरोप में राष्ट्रपति पर किसी सदन में 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य है। उसके बाद सदन के ही 2/3 सदस्यों के बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो यह दूसरे सदन में जाता है। यह आरोप संकल्प की तरह होता है। इसको मुझे पहले लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको बाद में लिख दिया, ये गलती हो गई है शायद। एक बार लगाने पर दोबारा वापस नहीं ले सकता है। दूसरे सदन में प्रस्ताव जाने पर वह सदन के आरोपों की जांच करता है, और जांच करने के बाद यदि राष्ट्रपति आरोपी पाया गया तो उसके 2/3 बहुमत से पद से हटा दिया जाएगा। अन्यथा यदि दोषी नहीं पाया गया तो क्या होगा, तो ये क्या लिखा है, हाँ, तो आरोप को खारिज करके प्रस्ताव हटा दिया जाएगा। इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए उपयुक्त क्रमों का अनुसरण करके ही किया जा सकता है। यदि किसी भी क्रम में कमी पाई गई तो राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। अतः भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग एक जटिल प्रक्रिया है। ये तो हो गया, जटिल प्रक्रिया है। दूसरा है, भारत और अमेरिका के महाभियोग की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे भारत और अमेरिका का महाभियोग देखते हैं। तो भारत में तो देखो महाभियोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए लाया जाता है, जबकि अमेरिका में यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सभी लोक अधिकारियों को उनके पदों से हटाने के लिए लाया जाता है। दूसरा है, भारत में यह प्रक्रिया सिर्फ संविधान उल्लंघन पर होगी, जबकि अमेरिका में देशद्रोह, विश्वासघात एवं आपराधिक मामलों में भी दंडित होने के आधार पर होता है। तीसरा है, अमेरिका में महाभियोग का प्राधिकार जो है निम्न सदन में होता है, जिसे बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जबकि भारत के दोनों सदनों के पास होता है महाभियोग का प्राधिकार। इसमें दोनों में जो है, दोनों देशों में, दोनों राष्ट्रों में 2/3 बहुमत का समर्थन अनिवार्य है। और हमारे देश के प्रथम नागरिक से ये निष्कर्ष लिखा गया है कि हमारे देश के प्रथम नागरिक से ऐसी अपेक्षा नहीं करते कि वह संविधान के आदर्शों को नज़रअंदाज करके कार्य करे। तो निष्कर्ष में आप कुछ भी बना के लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। फिर उसके बाद अब देखिए इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति का तो महाभियोग हो गया, कैसे हटाया जाता है। अब राष्ट्रपति की शक्तियाँ देख लेते हैं। तो ऐसे शक्तियों में बहुत सारी शक्तियाँ हैं। कार्यपालक शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ हैं, फिर है न्यायिक शक्तियाँ हैं। तो ऐसे 3 से 7-8 शक्तियाँ होंगी। तो इसको हम क्रम से जो है इसको जानेंगे, और एक एक करके इसका जो है इसका पूछता भी है कि कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताइए। तो कार्यपालिका शक्ति के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो देखिए हेडिंग है राष्ट्रपति की शक्तियाँ, उसमें कार्यपालक शक्ति सबसे पहले है। कार्यपालक शक्तियों में पढ़ते हैं कि सरकार चलाने से संबंधित शक्तियाँ हैं। कार्यपालक माने देखो 3 हम लोग पढ़ा था संसद, उसके जो है अंग जो हैं 3 हैं। कौन कौन से, पहले विधायिका, सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका जो है सरकार की तरह चलाती है कानून को, और न्यायपालिका जो है जो कानून का पालन नहीं करता उसका न्याय दिलाती है। तो अब देखो इस कार्यपालिका शक्ति क्या है कि सरकार चलाने की शक्ति। तो राष्ट्रपति की सरकार चलाने की शक्ति, तो एक क्या क्या इसमें पहले क्या, तो अनुच्छेद 52 जो है वो क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 एक कहता है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा। मतलब जो संघ की कार्यपालिका है उसका प्रधान कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। तो इसका मतलब हो गया क्या कि जो कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग है या स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। कार्यपालिका का प्रधान मतलब होता है कि वह कार्यपालिका की जो शक्ति है उसका प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों, मतलब जो उसके अधिकारी हैं, जो उसके अधीन अधिकारी हैं उनके माध्यम से कराएगा। और ये सारा काम जो भी होगा वो संविधान के अनुसार ही होगा। ये नहीं कि अपने मन से जो मन किया वो कर दिए। अपने मन से भी करता है लेकिन उसके लिए अध्यादेश लाना पड़ता है। तो आगे हम पढ़ेंगे अध्यादेश के बारे में। अभी जो है राष्ट्रपति की जो संघ कार्यपालिका की जो शक्ति है वो देखते हैं। फिर अनुच्छेद 74 एक क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो अब देखिए कि प्रधानमंत्री होगा कौन, जो
मंत्रिपरिषद है। और ये मंत्रिपरिषद किस लिए गठित हुई है? क्योंकि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देती है। क्या करने के लिए? सरकार चलाने के लिए। तो अब राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार करेगा कार्य। तो इसका क्वेश्चन ये बनता है कि प्रधानमंत्री तो सलाह दे दिया, तो क्या राष्ट्रपति बाध्य है सलाह मानने के लिए? तो हाँ, बाध्य है। और ये बाध्य कैसे हुई? हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कहा गया कि राष्ट्रपति मानेगा ही कि मंत्री पीएम की बात, यहाँ पे मैंने लिखा है कि मंत्री की बात मानेगा ही, कि अगर पीएम ने मतलब मंत्रिपरिषद ने सलाह दिया कि एक कानून सही है तो इसको मानना पड़ेगा राष्ट्रपति को। ये ऐसा कहता है कौन? 42वां संविधान संशोधन। बट राष्ट्रपति को थोड़ा छूट प्रदान किया गया। कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और ये कहा गया कि राष्ट्रपति सलाह को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के द्वारा के पास भेज सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि देखो, सबसे पहले क्या किया? मंत्रिपरिषद ने सलाह दिया, ये राष्ट्रपति यहाँ बैठा है, ये मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद में बहुत लोग हैं, तो इन्होंने सलाह दिया राष्ट्रपति को कि ये कानून सही है, इसको लेके आओ। तो राष्ट्रपति ने पढ़ा उस कानून को, उनको अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने क्या किया? फिर से इसको पुनर्विचार के लिए भेज दिया। तो ये अधिकार एक राष्ट्रपति को और मिल गया। और पहले क्या था? खाली 42वें संविधान संशोधन से ये था कि कोई अधिकार नहीं था, जो इसने सलाह दे दिया वही मानना पड़ेगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन से राष्ट्रपति को एक अधिकार मिल गया। तो अब निष्कर्ष क्या निकलता है इससे? अंत में बात यही आई ना कि प्रधानमंत्री की ही बात को अगर प्रधानमंत्री दोबारा से कह दे, जब ये पुनर्विचार के लिए भेजे और दोबारा से प्रधानमंत्री कह दे, मतलब मंत्रिपरिषद कह दे नहीं ये चीज़ मानना है आपको, तो क्या होगा? उसको मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार क्या हो गया कि राष्ट्रपति तो अपने विवेक से काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन आगे देखेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसे देखेंगे जिसमें वो अपना विवेक का भी इस्तेमाल करता है। बट यहाँ देख लो, इससे क्या पता चलता है कि जो कार्यपालिका का प्रधान है वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और ये जो है ये तो एक मोहरा है, बस नाम मात्र का प्रधान है। तो यही निष्कर्ष निकला है। यहाँ पे लिखा है कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है, जबकि प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है। फिर अब देखो, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार आर्टिकल 73 में हम लोग देते हैं। कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कैसे कितना हो सकता है राष्ट्रपति को? तो जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है उसी विषय पर राष्ट्रपति जो है सरकार चलाएगी। मतलब कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार कितना कर सकता है राष्ट्रपति? तो संसद में मतलब जो संविधान में इसमें जो है संसद को कानून बना जिन विषयों पर मतलब संसद को जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है केवल उसी विषय पर राष्ट्रपति सरकार चलाएगी। ये होती है कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, जो कि आर्टिकल 73 में है। फिर देखो इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 77। इसमें हम लोग इसका देखेंगे सबसे पहले क्या कि आर्टिकल 77 जो है भारत सरकार की कार्रवाई का संचालन दिया गया है, जिसमें क्लॉज 1 कहता है कि भारत सरकार की समस्त कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। मतलब काम चाहे जो करे, भारत सरकार का कोई भी अंग काम करे, लेकिन सारा जो कार्रवाई माना जाएगा वो राष्ट्रपति के नाम से माना जाएगा। ऐसा कहता है आर्टिकल 77 का क्लॉज 1। और दूसरा कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेशों को कैसे प्रमाणित किया जाएगा, इसके लिए राष्ट्रपति नियम बनाएगा। और यदि इस प्रकार कोई आदेश प्रमाणित किया गया है तो इसे चुनौती नहीं दी जाएगी कि वह राष्ट्रपति के द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे बहुत सारी फाइलें आती हैं, तो बहुत सारी फाइलें में राष्ट्रपति तो बैठ के हस्ताक्षर कर नहीं सकता, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं है, राष्ट्रपति है। तो क्या किया जाता है कि एक मोहर बना दिया जाता है कि वो मोहर ऐसा रहता है कि हाँ ये राष्ट्रपति का साइन माना जाएगा, कहीं भी लगे रहेगा। तो अगर जैसे मान लिया कि कहीं फाइल में लग गया ये साइन, ये वाला मोहर लग गया, तो किसी ने चुनौती दी कि ये पता हम कैसे मान लें कि ये राष्ट्रपति का सिग्नेचर है। तो वही कह रहा है, इसीलिए ये कानून बनाया गया है। 77(2) में इस संविधान में कहा गया है कि कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। वो राष्ट्रपति जो है कोई भी नियम बनाए अपने आदेशों को प्रमाणित करने के लिए, इसके लिए कोई चुनौती नहीं दे सकता। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। एक बार और सुन लेना अगर नहीं समझ में आया। फिर 77 का 3 क्लास क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो है भारत सरकार की कार्यवाही के सरल संचालन के लिए नियम बनाएगा और मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि सरल मतलब सुविधा हो, जिसमें कार्रवाई करने में सुविधा हो, तो ऐसे ही नियम बनाए जाते हैं। और नीचे देखिए इसमें लिखा है व्यवहार में ये सारे नियम कैबिनेट सचिवालय बनाता है, जबकि मोहर में राष्ट्रपति होता है। तो जो मंत्रियों के बीच का कार्यों का बंटवारा होता है ये सारी चीज़ें कैबिनेट सचिवालय करती हैं, जो कि कैबिनेट सचिवालय जो है प्रशासनिक जो है एक सचिवालय होता है जिसमें प्रशासनिक लोग रहते हैं। और यहाँ पे जो है जो भी मतलब यूपीएससी के एस्पिरेंट होते हैं उनका यहाँ जाने का सपना होता है। तो ऐसा सर ने भी बताया है, तो मैं भी बता रहा हूँ, मुझे जानकारी मिली जहाँ तक। और जो यहाँ पे करता तो है कैबिनेट सचिवालय, नियम बनाता है, लेकिन मोहर किसका लगता है? राष्ट्रपति का। तो इसलिए कहा गया है कि
राष्ट्रपति खाली नाम मात्र का प्रधान है। आगे देखिए, ये सारे पॉइंट आप डाल सकते हैं अनुच्छेद के रूप में, जब पूछा जाए कि राष्ट्रपति क्या नाम मात्र का प्रधान है तो इसके रूप में तो दोनों डाल सकते हैं कि हाँ, अगर जो पक्ष और विपक्ष में तर्क पूछा जाए तो एक तो कह देंगे ये आर्टिकल डिसाइड कर देंगे, और दूसरा जो है वो आगे हम शक्तियों के बारे में और पढ़ेंगे तो उसमें उसको विवेकी शक्तियाँ, कुछ खुद की शक्तियाँ प्राप्त हैं ऐसी कि जो मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो खुद की स्वेच्छा से ले सकता है, तो उसको भी आप लोग लिख देंगे तो उससे हो जाएगा कि हाँ, आपका पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत हो जाएगा। फिर है कि सेकंड है महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति कर, जो राष्ट्रपति है उसकी कार्यपालिका शक्ति में एक चीज़ और आता है कि वो महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार है उसको, कि किसी को भी मतलब जैसे पीएम, मंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, इन सारों को जो है नियुक्ति करता है, और इनके पद मुक्त का भी अधिकार है तो राष्ट्रपति को ही। और विभिन्न आयोगों का गठन करता है, उसके अध्यक्ष के सदस्यों की नियुक्ति करता है और रिपोर्ट प्राप्त करता है। तो ये तो हो गई कार्यपालिका शक्ति। तो कार्यपालिका शक्ति में आपने क्या सीखा? एक तो हो गया कि 74 कहता है कि मंत्रिपरिषद सलाह देती है। फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 देखा कि बाध्यकारी था। फिर 44 में आ गया, राष्ट्रपति को छूट मिली, बाध्यकारी से हट गया। फिर उसके बाद 77 का क्लास 1 क्या कहता है कि कार्रवाई संचालन में राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। और एक तो 73 था बीच में, 73 में क्या कहा गया था कि जो है राष्ट्रपति क्या होगा, कोई भी आदेश कुछ नहीं। 73 कहता था क्या, एक बार देख लेते हैं 73 क्या कहता है। हाँ 73 जो है, हाँ देखिए 73 में कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है और उसी विषय पर राष्ट्रपति सरकार चलाएगी, जिस विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। और फिर 77 का हमने पढ़ा कि 77 में क्या है कि जो भारत सरकार की कार्रवाई का संचालन है कि राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी, चुनौती नहीं होगी, और बंटवारा करेगा कौन, कैबिनेट सचिवालय, लेकिन हस्ताक्षर राष्ट्रपति का होगा। और लास्ट में हमने देखा कि नियुक्ति जो है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और विभिन्न आयोगों का गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा उनका नियुक्ति होता है। ये तो हो गया कार्यपालक शक्ति। अब इसकी सैन्य शक्तियों में छोटा सा देखते हैं सैन्य शक्ति क्या क्या है। तो आर्टिकल 53 का 2 कहता है कि यह कार्यपालक शक्ति का हिस्सा है। जो सैन्य शक्ति है यह भी कार्यपालक शक्ति का हिस्सा है, तो आप सैन्य शक्ति भी लिख सकते हैं उससे कार्यपालक शक्ति में, जिसमें है सेना का प्रयोग करता है, युद्ध की घोषणा, शांति की घोषणा, ये सब जो है राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान होता है और सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। तो पूछा जाए तीनों सेनाओं का प्रधान, वनडे एग्जाम में आ जाता है, तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है, तो पीएम, प्रेसिडेंट, ऐसे ऑप्शन आता है, तो प्रेसिडेंट पे आप लोग ट्रिक लगा दीजिए। देन है राष्ट्रपति सैन्य शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार करता है। तो इस सैन्य शक्ति का प्रयोग किसके आधार पर करेगा, मंत्रिपरिषद जो सलाह देगी। मैंने पहले ही बोला नाम मात्र का प्रधान है, तो आप लोग ये भी एग्जाम्पल डाल सकते हैं। सैन्य शक्ति का प्रयोग भी वो किसकी सलाह पर करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। फिर नेक्स्ट देखिए कूटनीतिक शक्तियाँ हैं। कूटनीतिक को इंग्लिश में बोलते हैं डिप्लोमेटिक पावर। तो डिप्लोमेटिक पावर में क्या होता है कि इस शक्ति का वर्णन तो संविधान में नहीं है, लेकिन ये शक्ति क्या है, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ ये होता है कि दूसरे देशों के साथ जो है विदेशी संबंध स्थापित करना होता है राष्ट्रपति को, जैसे संधियाँ कर लेता है, समझौते करता है, दूसरे देशों में राजदूत नियुक्त करता है अपने देश का, और दूसरे देशों से आए हुए राजदूत को भारत में भी नियुक्त करता है। तो राजदूत का मतलब आप लोग जानते होंगे, जो अपने देश का जैसे कोई भी संबंध है, अच्छा संबंध बनाने के लिए अपने देश से हर देश में जाते हैं राजदूत बन के, तो उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और जो बाहर से आते हैं हमारे देश में उनके देशों का पक्ष रखने के लिए, तो उनको भी नियुक्ति भारत में करता है राष्ट्रपति। तो ये शक्तियाँ हैं कूटनीतिक शक्तियाँ, डिप्लोमेटिक। कूटनीति कहाँ होती है, दो देशों के बीच ही होती है ना कूटनीति, तो उसे समझ लो कि उसके देश का यहाँ आया, हमारे देश का इधर गया, और इन दोनों की नियुक्ति कौन किया, राष्ट्रपति की। फिर है वित्तीय शक्तियाँ क्या होती हैं। तो वित्तीय शक्तियों के लिए आर्टिकल 112 आता है। आर्टिकल 112 क्लॉज 1 कहता है कि राष्ट्रपति भारत सरकार के एक वर्ष का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसको बजट के रूप में जानते हैं, वो संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। किसके समक्ष रखवाएगा, दोनों सदनों का। और रखता कौन है, ज़्यादातर वित्त मंत्री रखते हैं। निर्मला सीतारमण रखा था, पहला पेपरलेस बजट आया था शायद 2021 में, कमेंट करके बताइएगा। फिर है कि अब देखिएगा जो ये वार्षिक वित्तीय विवरण है, इसका प्रयोग संविधान में हुआ है, लेकिन बजट का प्रयोग संविधान में नहीं हुआ है। तो यहाँ मैंने गलत काटा है कि मतलब इसका जो है प्रयोग संविधान में नहीं हुआ बजट शब्द का। एंड धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से पेश होता है। तो वित्तीय शक्तियों में पहला क्या होगा कि राष्ट्रपति भारत सरकार का जो है एक वर्ष का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा, और धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की अनुमति से पेश होता है। फिर आकस्मिक निधि से जो पैसा निकलता है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से निकलता है।
जो आकस्मिक निधि होती है कि ज़रूरत पड़ गई, उस निधि माने पैसा, आदमी आकस्मिक जो पैसा होता है, फंड होता है, वो जल्दी से निकालने के लिए किसका साइन लगता है? राष्ट्रपति का। तो अब निधियों की बात आ गई तो भारत सरकार में निधियाँ कितनी हैं यहीं देख लेते हैं। तो भारत सरकार में 3 प्रकार की निधियाँ हैं। एक तो है संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, एक है लोक निधि, लोक लेखा जो पब्लिक अकाउंट बोलते हैं, आकस्मिक निधि जो कि कॉन्टिनिगेनी फंड, इंग्लिश देख लेना, एग्जैक्टली मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है। तो अब देखिए संचित निधि पे किसका अधिकार होता है? संचित निधि का वर्णन जो है वो आर्टिकल 266(1) में है, और लोक लेखा का है 266(2) में, और आकस्मिक निधि का है 267(1) में। 266 के बाद क्या आता है? 67। तो 266 में 2 ही क्लॉज हैं, 1-2। तो संचित निधि, लोक निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि। तो संचित निधि क्या होता है कि जितना भी भारत सरकार का समस्त जो जमा है, जो जैसे मान लिया भारत सरकार में यहाँ से जमा हो रहा है बहुत सारा, और यहाँ से जितना इधर आ रहा है खर्चा वर्चा सब, इस सब को कहते हैं संचित निधि से ही होता है सारा चीज़। और इस पर नियंत्रण किसका रहता है? संसद का। जो संचित निधि है इस वाली निधि पर, इस पर नियंत्रण रहता है संसद का कि कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। अब देखो एक चीज़ हो गया, अब हो गया लोक लेखा। लोक माने लोगों का फंड। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लिया कोई, कहते हैं उसको फिक्स डिपॉजिट कर दिया, बहुत सारे पैसे का फिक्स डिपॉजिट कर दिया। तो अब एक कोई व्यक्ति है, इसने फिक्स डिपॉजिट कर दिया और इसको ये तुरंत चाहता है कि अब इसने कहा 5 साल के जमा किया था, तो लेकिन 5 साल के पहले ये चाहता है कि पैसा इसको मिल जाए, 5 साल के पहले ही चाहता है कि पैसा मिल जाए, कुछ परिस्थितियाँ खराब रही होंगी, तो ये लोक लेखा समिति से तुरंत पैसा इसको मिल जाता है। तो ये बैंकर की भांति काम करता है कि मतलब पैसा जमा करो और जब मन करे तब पैसा लो। इसलिए वो पब्लिक अकाउंट बनाया गया, और इसको पब्लिक अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है, लोक जमाओं के लिए। और देखो ये बैंकर की तरह काम करता है, मतलब तुरंत पैसा निकलता है, जब जमा हो मतलब जब चाहो तब निकल जाएगा, फिक्स डिपॉजिट अपना तोड़ सकते हो। और आकस्मिक निधि क्या है? आकस्मिक निधि कोई भी अचानक से खर्चा आ गया, आपत्ति आ गई, तो क्या होता है? राष्ट्रपति का हस्ताक्षर करके आकस्मिक निधि निकल जाती। तो ये 3 प्रकार की निधि हैं, वित्तीय शक्तियाँ हैं। अब आगे हमारा विधायी शक्तियाँ क्या क्या हैं? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर क्या क्या है? तो विधायी शक्तियों में ये जो चीज़ मैंने जो लिखा है इसको आप ध्यान दीजिएगा कि एंग्लो इंडियन के बारे में कहीं आगे लिखा होगा ना, तो इसके लिए पहले ही बता दे रहा हूँ। एंग्लो इंडियन क्या होते हैं कि तो ऐसे जो दो देश के लोग, जैसे मान लिया किसी पुर्तगाल के, ब्रिटेन के, तो ये सारे लोग इंडिया में आकर के इंडिया की नागरिकता ग्रहण कर लिए, तो उन्हें एंग्लो इंडियन बोला जाता है। अब देखिए विधायी शक्तियों में क्या है? आर्टिकल 79 कहता है कि राष्ट्रपति संसद का अंग है। संसद का अंग है, सदस्य नहीं। तो कभी कभी आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन दे देगा कि क्या राष्ट्रपति संसद का सदस्य है, तो तुरंत गलत काट देना, क्योंकि अंग है। तो एक एक वर्ड का जो है मतलब एक एक वर्ड से खेल सकता है यूपीएससी, ऐसा जहाँ तक अभी मैंने जाना है। तो आर्टिकल 79 कहता है कि राष्ट्रपति जो है संसद का अंग है, और राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। आर्टिकल 80 में क्या है? 79, 80, 81। तो 79 में है संसद, 80 में है सरला, सरला के ट्रिक से याद कर सकते हैं, सरला, सा से संसद, आर से राज्यसभा, ला से लोकसभा, 81 में लोकसभा है। तो आर्टिकल 80 में जो 12 सदस्यों की मनोनीत होती है क्षेत्र विज्ञान साहित्य कला के नाम पर, ये राष्ट्रपति ही करता है। एक विधायी शक्ति ये हो गई। दूसरा आर्टिकल 85 कहता है कि राष्ट्रपति संसद के आहूत, 85(1) जो है वो कहता है कि संसद को बुला सकता है, आहूत माने बुलाना, और सत्रावसान कर सकता है, और जो है सत्रावसान माने समापन कर सकता है, और लोकसभा को भंग कर सकता है, डिजॉल्व कर सकता है। तो ये 3 चीज़ें आर्टिकल 85(1) कहता है। आर्टिकल 83 पहले बताना चाहिए था, लेकिन 85 पहले बता दिया, चलो ठीक है। 83 में आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाएगा, और इस पर कौन बनाएगा कानून? संसद कानून बनाएगी। मतलब अगर आपातकाल है, 83 कहता है कि अगर आपातकाल है तो क्या करेगा राष्ट्रपति, जो करे क्या करेगा, लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा? क्योंकि उस समय चुनाव कराना संभव नहीं होगा, तो इसलिए 1 साल के लिए बढ़ा देगा, और ये संसद कानून बनाएगी उसके लिए। और आपातकाल की समाप्ति के बाद यह कानून 6 महीने बाद लागू नहीं रह जाएगी। मतलब जब आपातकाल समाप्त हो गया तो 6 महीने बाद एक कानून नहीं लागू रह जाएगा, उसका चुनाव होगा। फिर है आर्टिकल 86 क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है, और संसद के दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है। आर्टिकल 86 कहता है मतलब राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों में से किसी भी सदन को संबोधित कर सकता है, मतलब दोनों को भी कर सकता है, और दोनों को संदेश भी भेज सकता है। आर्टिकल 87 कहता है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण,
विशेष अभिभाषण में अनिवार्य अभिभाषण होता है, 2 अवसरों पर दिया जाता है। पहला, जब लोकसभा के साधारण चुनाव के बाद पहली बैठक हो। लोकसभा के चुनाव के बाद जो साधारण बैठक है उसमें पहली बैठक है, और प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र जनवरी में लगभग पहला बैठक होता है। अब सत्र, प्रथम सत्र बोल रहा है, बजट सत्र नहीं बोल रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बजट सत्र पे नहीं लिख दिया है, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है कभी कभी मतलब एग्जाम में पूछेगा, ऐसे लाइन दे देगा कि राष्ट्रपति जो है अभिभाषण देता है प्रत्येक वर्ष के प्रथम बजट सत्र में, तो गलत हो जाएगा। बजट सत्र नहीं रहेगा, वो प्रथम सत्र में देता है अभिभाषण। और दूसरा क्या है, जब लोकसभा के साधारण चुनाव के बाद जो पहली बैठक होती है उसमें भी। फिर आर्टिकल 108 है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, ज्वाइंट सेशन बोलते हैं 108 में। और अब देखिए इधर कुछ निम्नलिखित विधेयक जो है राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही प्रस्तुत किया जाते हैं। धन विधेयक हो गया, राज्यों का निर्माण, राज्यों के नाम, इन सब पर किसका हस्ताक्षर होता है, राष्ट्रपति का। भारत के संचित निधि से पैसा कहाँ जा रहा है, राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला विधेयक, तो इसको भी राष्ट्रपति का हस्ताक्षर चाहिए होता है। कर संबंधी ऐसे विधेयक जिसमें राज्यों का हित शामिल हो। फिर आर्टिकल 111 में क्या है, राष्ट्रपति की अनुमति है। तो अनुमति मतलब एक कैसी अनुमति है कि कोई भी जैसे अनुमति होता है, कानून, कोई कानून बनाना चाहता है मान लिया संसद, तो राष्ट्रपति की अनुमति लगती है। तो अब राष्ट्रपति कभी अनुमति दे भी सकता है, कभी अनुमति रोक भी सकता है। तो उसके लिए हम देखते हैं क्या क्या कर सकता है। तो पहला, अनुमति जब दे सकता है, तो जब अनुमति दे देता है तो विधेयक जो आता है वो कानून बन जाता है। जब अनुमति रोक लेता है तो क्या होता है, विधेयक कानून नहीं बन पाता है। और विधेयक कानून नहीं बन पाता है कब, जब ये वीटो पावर का यूज करता है। अभी वीटो पावर आगे पढ़ेंगे, ये लैटिन शब्द है। और एक तो क्या कर सकता है कि वो संसद को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, जो कि हमने आर्टिकल 44 में पहले ही देख लिया था। और धन विधेयक को छोड़कर किसी भी विधेयक के लिए जो है ये भेज सकता है पुनर्विचार के लिए, क्योंकि धन विधेयक इमरजेंसी होती है। जैसे एम्बुलेंस जब रोड पे चलती है तो सब लोग एम्बुलेंस को क्या करते हैं, जाने देते हैं, उसी तरह धन विधेयक को राष्ट्रपति भी जाने देता है। एक धन विधेयक जो है ये इमरजेंसी है एक प्रकार का। तो अगर देखो संसद के लिए पुनर्विचार के लिए भेजती है, यदि संसद दोबारा विचार करने के बाद पुनः भेजे तो राष्ट्रपति अनुमति देती है। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो एक शब्द हमने यहाँ पे देखा था, वीटो पावर, कि मतलब वीटो पावर क्या होता है राष्ट्रपति का। तो वीटो पावर को हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं, वीटो पावर क्या क्या होते हैं। तो वीटो पावर जो होते हैं 4 तरह के होते हैं, जो कि भारत में तो विशेष वीटो नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। तो इस तीनों कौन कौन है, पहला है आत्यांतिक वीटो, इसको एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। दूसरा है निलंबनकारी वीटो, इसको सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। तीसरा है पॉकेट वीटो, और ये जो भारत में नहीं है वो है विशेषित वीटो। तो ये वीटो होते क्या है, आत्यांतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि जब राष्ट्रपति अनुमति ना दे किसी भी कानून को लेकर, और विधेयक किसी भी दशा में कानून ना बने, तो आत्यांतिक वीटो कहलाता है। मतलब कि संसद मान लिया कोई कानून बनाई और राष्ट्रपति के पास भेजी, राष्ट्रपति ने क्या किया, उसको अनुमति नहीं दी, तो क्या होगा, ये कानून बनने ही ना पाए, तो ये हो गया आत्यांतिक वीटो। दूसरा है विशेषित वीटो, राष्ट्रपति अनुमति, संसद ने इधर भेजा राष्ट्रपति के पास, ये संसद है, संसद ने राष्ट्रपति के पास भेजा, राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दी, तो जब अनुमति नहीं दी तो क्या हो गया, इन्होंने ही क्या किया, विशेष बहुमत से उस कानून को बना लिया। तो ये कौन सा है वीटो, विशेषित वीटो। तीसरा है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो में होता है जब राष्ट्रपति अनुमति ना दे, मैंने संसद ने भेजा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दिया, लेकिन संसद ने साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत अभी आगे हम बताएंगे साधारण बहुमत क्या होता है, तो उससे क्या हुआ, इसने कानून बना लिया, तो भी क्या होगी, निलंबनकारी वीटो। और एक है पॉकेट वीटो, ये तो इसको आप कर सकते हैं विवेकाधीन शक्तियों में, जब राष्ट्रपति के मेन शक्ति के बारे में बता रहा हूँ कि नाम मात्र का प्रधान नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं पॉकेट वीटो। क्योंकि पॉकेट वीटो क्या होता है, जब राष्ट्रपति अनुमति ना दे और घोषणा भी ना करे, जैसे कोई कानून, जैसे मान लिया संसद ने कोई कानून राष्ट्रपति के पास भेजा, तो ये क्या करेगा कि राष्ट्रपति क्या करेगा, एक टेबल है मान लिया, इस टेबल पे भेजा कि राष्ट्रपति जी साइन करिए। अब एक फाइल रखी हुई है, तो राष्ट्रपति ने ना इसको देखा, यहीं पड़े रहने दिया, इसको पॉकेट में ही, इसको पॉकेट मान लिया इसका है, यहीं पड़े रहने दिया है ना, इसका कुछ मतलब अनुमति दिया और ना ही घोषणा किया कि मैं भी कब करूँगा, उसको रख दिया हमेशा के लिए, बहुत दिन के लिए, तो इसको पॉकेट वीटो बोलते हैं। फिर देखो आत्यांतिक वीटो और निलंबनकारी वीटो मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करता है। जो आत्यांतिक वीटो है, निलंबनकारी, ये दोनों जो काम करते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। जबकि जो पॉकेट वीटो है, राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य करता है। पॉकेट वीटो पर विवेकाधीन, देखो यहाँ विवेक से कार्य करता है, अपने स्वेच्छानुसार कार्य करता है।
तो विधेयक विचाराधीन है, कहता है विधेयक अभी विचाराधीन है, मतलब अनंत काल तक ही विचाराधीन रहता है पॉकेट वीटो। तो ऐसा पॉकेट वीटो क्या कभी भारत में लगा है? तो हाँ, कब लगा है? तो इसमें देखिए, जैल सिंह जब राष्ट्रपति थे तो क्या हुआ था कि एक पॉकेट वीटो, तो इसमें क्या हुआ था, एक अधिनियम आया था, डाकघर संशोधन अधिनियम। तो क्या इस ये डाकघर संशोधन अधिनियम जो 1986 आया था, क्यों, क्या करने के लिए कह रहे थे आया था? तो एक क्या करता था, एक कहता था डाकघर संशोधन अधिनियम, ये कहता था 1986 कि उस समय जो था कि आपातकाल थे, आतंकवादी थे बहुत सारे, तो इस अधिनियम कहा कि जितने भी लोग, पहले तो चिट्ठी चलती थी, मोबाइल था नहीं, तो इस अधिनियम ने कहा जितने लोग भी चिट्ठी देते हैं, मतलब एक दूसरे के पास भेजते हैं, तो क्या करो, बीच में तो कोई पोस्ट ऑफिस रहेगा ना, तो क्या करो, जिस भी चिट्ठी पे शक नज़र है, शक आ रहा है, तो क्या करोगे, शक में है तो उस चिट्ठी को पहले पढ़ लोगे, पढ़ लिए, अगर उसमें कुछ संदिग्ध मिलता है तो क्या करो, उसको जो है संदिग्ध मिलता है तो उस पर केस होगा, और नहीं संदिग्ध मिलता है तो फिर चिट्ठी को बंद करके उसको उसी एड्रेस पे भेज दो। तो अब देखो, अब राष्ट्रपति ने क्या सोचा, जैल सिंह ने क्या सोचा कि अगर मैं ऐसा करूँगा, मान लिया इसको अनुमति दे दिया, तो क्या होगा, क्योंकि उस समय सब लोग अपनी फीलिंग्स को पत्र में लिखते थे, तो जब पत्र में लिखते थे तो कोई भी जैसे बीच में बैठा है इंसान जो पोस्ट ऑफिस में, तो क्या करेंगे, पत्र को खोल खोल के पढ़ेंगे, तो उनका इंटरेस्ट पढ़ने में जाएगा, इससे टाइम बर्बाद होगा, और टाइम बर्बाद होने के साथ साथ लोगों की निजता का अधिकार जो कि आर्टिकल 21 कहता है वो भी हनन होगा। तो इसलिए जो जैल सिंह हैं उन्होंने इसको उचित नहीं समझा, और उन्होंने क्या किया, इसको विचाराधीन कर दिया, पॉकेट वीटो लगा दिया। तो यही होता है पॉकेट वीटो। फिर है अब देखो, राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति हम लोग देखते हैं। अभी मैंने इसके पहले वर्ड चूज किया था, अध्यादेश क्या है, तो अध्यादेश की शक्ति अब देखते हैं। ये भी राष्ट्रपति की एक शक्ति है। तो अध्यादेश की शक्ति, अध्यादेश का अर्थ ये होता है कि राष्ट्र अध्यादेश एक ऐसी घोषणा है जिसका महत्व एवं प्रभाव संसद के कानून की भांति हो। मतलब देखो, संसद के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है, मान लिया न राज्यसभा का सत्र चल रहा है न लोकसभा, किसी एक का भी ना चले तो भी ये लागू होता है अध्यादेश। तो क्या होता है, जब नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति एक कानून बनाता है कोई भी, तो उसी कानून को क्या कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं। तो अब कब बनेगा अध्यादेश, तो मैंने पहले ही बता दिया कि जब बैठक ना चल रही हो, जब संसद की बैठक या सत्र ना चल रही हो तो उस समय कानून बनाने की ज़रूरत हो, ऐसे मौक़ों पर राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है। अब देखो, अध्यादेश तो जारी कर दिया, तो इसमें एक कन्फ्यूजन रहता है, क्या संसद का मतलब दोनों बैठक में हो तभी, मतलब दोनों सत्र जो संसद में देखो दो चीज़ होते हैं, एक तो लोकसभा एक राज्यसभा। तो क्या अगर मान लिया लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है, राज्यसभा का सत्र चल रहा है, तो क्या अध्यादेश जारी कर सकता है? हाँ, तब भी जारी करेगा। कंडीशन केवल एक ही है कि जब दोनों की सत्र ना चल रही हो। अगर एक होगा तो भी, सॉरी मैंने इसमें कुछ गलत बोला है, अब मैं सही बोल रहा हूँ कि अगर एक, जैसे मान लिया देखो यहाँ पे लिखा भी है, अगर एक होगा तब भी अध्यादेश जारी होगा। जैसे मान लिया संसद का सत्र चल रहा है, इसका लोकसभा का सत्र चल रहा है संसद का, और राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा है, तो भी क्या होगा, अध्यादेश जारी होगा। समझ गए? अगर दोनों का चल रहा है तो जारी नहीं होगा, तो दोनों ही कानून बना देंगी, तो कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कानून बनाने के लिए सोच जरूरत पड़ती है ना दोनों की। फिर उसके बाद एक बार अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, लोकसभा का सत्र चल रहा है, राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश लगा देगा। दूसरा एग्जाम्पल, लोकसभा का सत्र चल रहा है, राज्यसभा का सत्र चल रहा है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। बस अब देखिए, राष्ट्रपति उन विषयों पर अध्यादेश जारी करेगा जिस पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। मतलब क्या अध्यादेश में, अब देखो बात ये आई कि क्या अध्यादेश कुछ भी, अध्यादेश जब एक कानून है तो राष्ट्रपति तो कुछ भी कह सकता है, तो इसके लिए बनाया गया, लिखा गया कि नहीं, राष्ट्रपति जो है अध्यादेश में केवल उन्हीं विषयों पर कानून बनाएगा जिस पर संसद को भी कानून बनाने का अधिकार है, अपने मन से कुछ नहीं निर्णय ले सकता। अब देखो, अध्यादेश का समय क्या होता है, तो अध्यादेश जारी होने के बाद संसद की पहली बैठक शुरू होने की तारीख से 6 सप्ताह तक वैध रहेगा। मतलब मान लिया कि जैसे अभी सत्र नहीं चल रहा है, इसका लोकसभा और राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा है, अध्यादेश जारी हो गया, जैसे इनका सत्र चला तो 6 महीने तक इसके बाद वैलिड रहेगी। यदि 6 सप्ताह के अंदर ये दोनों जो है इसको कानून बना देते हैं कि हाँ चलो कानून हो गया, तो ये जो है कानून बन जाता है अध्यादेश। जैसे कि मानवाधिकार अधिनियम एग्जाम्पल है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम एग्जाम्पल है, दो जो है अध्यादेश के द्वारा ही कानून बने हैं।
और यदि 6 महीने बाद पारित नहीं होती तो अध्यादेश का कानून जो है लाया गया था वो समाप्त हो जाता है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो यह प्रावधान संविधान में वर्णित नहीं है कि कितने दिन के लिए हो सकता है, लेकिन संविधान के प्रावधानों से निष्कर्ष निकलता है कि 6 माह 6 सप्ताह तक होता है। देखो यहाँ पे तो मैंने अध्यादेश का समय बताया कि लोकसभा राज्यसभा है, इनका सत्र जैसे ही चलने लगा तो चलने के 6 सप्ताह तक इनका जो है क्या होगा, 6 सप्ताह तक अध्यादेश रहेगा। तो 6 सप्ताह तो ये हो गया। और दूसरा जो होता है कि जो बैठक होते हैं, बैठक के बीच जो अंतर होता है वो कितना होता है, 6 महीने का होता है। जो संसद की 2 बैठक हैं, मतलब संसद का एक बैठक हो गया और संसद का दूसरा बैठक यहाँ होगा 6 महीने बाद। तो 6 महीने बाद अब मान लिया कि संसद यहाँ से सत्र खत्म हो गया, दोनों संसद का सत्र खत्म हो गया, तो यहाँ से 6 महीने बाद दूसरा स्टार्ट हो सकता है। मतलब 6 महीने का मिनिमम समय है, उसके बीच में कितने करो तो ठीक है, लेकिन 6 महीने तक का समय है। तो क्या होगा, 6 महीने तक का जो समय है वो 6 महीना जोड़ दिया जाएगा इसमें। तो 6 महीना और प्लस और 6 सप्ताह, जब इस संसद का फिर सत्र फिर चलने लगा 6 महीने बाद, तो क्या हो गया, फिर 6 सप्ताह तक तो और रहेगा ना। तो 6 महीना 6 सप्ताह तक का ये जो है अध्यादेश का अधिकतम अवधि रहता है। अधिकतम बोला है इसलिए अधिकतम अवधि बोला है, क्योंकि 6 माह तक, देखो यहाँ मैंने लिखा भी है, पढ़ लेना। संसद के 2 बैठकों के बीच अधिकतम 6 माह से अधिक नहीं हो सकता, और बैठक 6 माह के बाद जो है 6 सप्ताह तक अध्यादेश जारी रहेगा। जब बैठक हो जाएगी 6 माह बाद, तो इसके बाद 6 सप्ताह तक अध्यादेश जारी होगा, अध्यादेश जारी रहेगा। अगर इस संसद ने पारित कर दिया तो एक कानून बन जाएगा। अब देखिए, क्या राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से संविधान में संशोधन कर सकता है? क्वेश्चन है। तो इसका आंसर फिर लिखा है नहीं, क्योंकि अध्यादेश केवल एक संसद के ना रहने पर राष्ट्रपति को कानून बनाने का अधिकार है। जिन पर संसद कानून नहीं बना सकती उन पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ये चीज़ इसका आंसर है कि जो है संविधान संशोधन नहीं कर सकता है राष्ट्रपति। अब देखिए, अध्यादेश पर आलोचना क्या क्या है। तो पहला तो है शक्ति पृथक्करण का निलंबन है। तो शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन कैसे है? तो देखो, क्योंकि विधायिका जो संसद है, विधायिका को ही कानून बनाने का अधिकार है, तो अध्यादेश के माध्यम से जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति किस में आता है, कार्यपालिका में आता है। तो कार्यपालिका कैसे शक्ति बना ली? तो ये शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन हो गया ना, क्योंकि विधायिका को ही कानून बनाने की शक्ति है, तो कैसे ही राष्ट्रपति बना लिया। तो पहली आलोचना तो ये हो गई। और एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यूएसए और यूके में अध्यादेश नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन में जो है अध्यादेश का नाम का कोई कुछ नहीं है, कोई कानून नहीं है। और दूसरा है, राष्ट्रपति अध्यादेश का दुरुपयोग कर सकता है, कुछ भी कानून बना सकता है। जैसे कि देखा भी गया है कि बिहार राज्य में 1963 से 1981 के बीच 256 बार राज्यपाल अध्यादेश जारी किए, और उसमें से 69 बार तो उन्होंने राष्ट्रपति से अनुमति लेके किया। ये कौन सा डीसी बाधवा बनाम बिहार राज्य एक केस होता है। तो इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है कि डीसी बाधवा बनाम, ये माधवा नहीं है, बाधवा है, डीसी बाधवा बनाम बिहार राज्य के मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह असाधारण शक्ति है जो आवश्यक या असाधारण परिस्थिति में ही लागू होगी। तो अब देखो, तो इसको, जब इस दुरुपयोग को दूर करने के लिए डीसी बाधवा बनाम बिहार राज्य, डीसी बाधवा ने कहा था कि ऐसे तो कोई भी यूज कर सकता है। जब ये बिहार में हुआ था ना, तो इन्होंने केस किया था, मुकदमा किया था डीसी बाधवा। तो डीसी बाधवा बनाम बिहार जब ये केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक अभिसारण, मतलब ये आवश्यक जब पड़े तभी इस शक्ति का इस्तेमाल किया जाए अध्यादेश का, अन्यथा नहीं किया जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश जब जारी होगा तो सुप्रीम कोर्ट फिर इसका न्यायिक पुनर्विलोकन होगा कि क्या सही है क्या गलत है। अगर इस दुरुपयोग इसका करने का लगा कि दुरुपयोग हो रहा है तो क्या करेगा, शून्य घोषित कर देगा, मतलब उसको वहीं खत्म कर देगा अध्यादेश को। और कुछ अवसरों पर जो है उपयोग किया जाता है, जैसे कि कुछ अवसरों पर इसका उपयोग किया गया था, जैसे कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम अध्यादेश जो है 1993 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम अध्यादेश के द्वारा ही कानून बना था। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखो, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ मतलब होता है कि इन न्याय में क्या क्या परिवर्तन कर सकता है। इसको देखिए, यहाँ तो राष्ट्रपति के पास अपार शक्तियाँ हैं। पहला तो क्षमादान है। क्षमादान, ये भी विवेक वाली शक्ति आ गई ने। क्षमादान में क्या करता है कि राष्ट्रपति किसी भी, जैसे कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को दंड, जैसे फांसी की सज़ा हुई हो, न्यायालय द्वारा मतलब दंडित कर दिया गया कि इसे फांसी दे दिया जाए, और कहीं
जैसे कोर्ट मार्शल हो गया है। कोर्ट मार्शल माने होता है कि बेइज्जती भी करवाना और उसको पद से निकालना, और मृत्युदंड हुआ हो, तो इन सबको क्या करता है राष्ट्रपति जो है किसी भी व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है। और जब क्षमादान कर देगा तो वो व्यक्ति जो हो कानून की नज़र में एकदम निर्दोष हो जाएगा, इतनी पावर है इस राष्ट्रपति के पास। दूसरा है लघुकरण। लघुकरण में कॉम्यूटेशन बोलते हैं। कॉम्यूटेशन में लघुकरण में देखो प्रकृति और समय दोनों में लघुकरण होता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मान लिया 10 साल के लिए किसी को सज़ा हुई है और कठोर सज़ा हुई है, तो लघुकरण में क्या करता है, कठोर को सरल में बदल देगा, सरल सज़ा में, और 10 साल को 5 साल कर देगा। तो इसे कॉम्यूटेशन या लघुकरण बोलते हैं। फिर परिहार या रेमिशन क्या होता है कि इसमें तो प्रकृति में चेंज नहीं होता है, अगर कठोर सज़ा मिली है तो कठोर ही रहेगा, लेकिन टाइम जो होता है वो चेंज हो जाता है, तो इसे बोलते हैं परिहार। विराम, विराम कब करता है, जैसे मान लिया कोई गर्भवती महिला हो तो उसको विराम कर दिया जाता है कि चलो ठीक है, अब जब बच्चे हो जाएंगे, इसका बच्चा हो जाएगा तो इसको फांसी देंगे, लेकिन जब बच्चा हो जाता है तो कि अब से इसको पालना है तो कुछ दिन के लिए और उसको विराम की अवस्था में रख देते हैं। तो ऐसे होता है विराम की अवस्था। ये भी पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। फिर है रिप्राइव होता है। परिविलंब क्या होता है कि जब राष्ट्रपति के समक्ष मृत्युदंड की प्रार्थना, जैसे मान लिया कोई व्यक्ति है, ये मान लिया कोई व्यक्ति है, ये मान लिया राष्ट्रपति है, इसने इसको फांसी मिली हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको फांसी दे दिया है, तो ये क्या करेगा, याचिका पत्र लिख के इनके पास भेजेगा। तो ये अब क्या करेंगे, इस पत्र को जब तक लौटा नहीं देंगे, घोषणा नहीं कर देंगे कि हाँ मैं क्षमा किया कि क्या नहीं किया, तब तक क्या होगा, इसको फांसी नहीं होगी। तो ये चीज़ होता है। फिर है, अब देखिए इस न्यायिक शक्ति का क्या अब दुरुपयोग, इस न्यायिक शक्ति का क्या कमियां हैं, तो इसमें भी शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है, सुप्रीम कोर्ट ना न्याय करती है, तो ये कैसे क्षमा कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, तो ये शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन हो गया। दूसरा है विलम्ब हो जाता है। विलम्ब मतलब कि कोई भी कार्य हुआ, जैसे फांसी का कार्य हुआ, कितने तारीख को फांसी होना है, तो अब विलम्ब हो रहा है, नहीं हो पा रहा है फांसी। और दुरुपयोग हो सकता है, मान लिया जैसे कोई राष्ट्रपति है और कोई अपराधी है, तो अपराधी का संबंधित है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को क्षमादान कर सकता है, तो दुरुपयोग होगा कि नहीं हो गया, दुरुपयोग हो सकता है। निष्कर्ष में है कि सुप्रीम कोर्ट ने इप्रू बनाम आंध्र प्रदेश में न्यायिक शक्तियों की समीक्षा कर सकता है, यानी रोक सकता है। हाँ, तो तब इस दोष, अब ये दोष है तो इसको दूर करने के लिए क्या क्या हुआ, इप्रू बनाम आंध्र प्रदेश, तो एक इसमें ने मुकदमा किया था। तो इप्रू बनाम आंध्र प्रदेश केस में एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये न्यायिक शक्तियाँ हैं इसकी समीक्षा कौन करेगा, कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है समीक्षा करेगा, और उसकी अगर सही नहीं लगा तो रोक भी सकता है सुप्रीम कोर्ट। अब हो गया राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख जो है भाग 18 में आर्टिकल 352 से 360 के बीच में किया गया है। 352 में राष्ट्रीय आपात है, नेशनल इमरजेंसी। 356 में राष्ट्रपति शासन है, प्रेसिडेंटियल रूल। और 360 में वित्तीय शक्ति हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फिर है राष्ट्रीय आपात 352। तो राष्ट्रीय आपात कब लगता है, राष्ट्रीय आपात 352 लगता है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के समय। पहले सशस्त्र विद्रोह नहीं था, पहले सब था आंतरिक अशांति के नाम पर, लेकिन आंतरिक अशांति को जो 44वां संविधान संशोधन 1978 है, उसके द्वारा हटा करके सशस्त्र विद्रोह लिख दिया गया है। तो कभी भी आंतरिक अशांति लिखा जाए तो गलत हो जाएगा। तो राष्ट्रपति का आपात जो लगता है 352 अनुच्छेद के आधार पर लगता है। और देखिए राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, पीएम सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल लिखित रूप से सलाह देंगे तभी राष्ट्रपति आपात लागू करता है। मंत्रिमंडल जो होता है, यह शब्द पूरे संविधान में एक ही बार यही यूज हुआ है। और जो समयावधि है इस आपातकाल, राष्ट्रीय आपात का, वो राष्ट्रीय आपात शुरू में 1 महीने का लगता है। 1 महीने बाद फिर क्या होता है कि अगर अनुमोदन मिल जाता है तो फिर 6 माह के लिए लागू होता है। ऐसे ऐसे करके 6 माह तक का पारित होना होता है। लेकिन इसके लिए एक विशेष कंडीशन है, राष्ट्रीय आपात के लिए एक विशेष कंडीशन क्या है कि संसद में विशेष बहुमत हो। अभी विशेष बहुमत क्या होता है, संसद जब विशेष बहुमत देगी तभी 6 माह के लिए राष्ट्रीय आपात बढ़ेगा। तो विशेष बहुमत होता क्या है, तो संसद में प्रत्येक सदन के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित, जो उस सदन की कुल संख्या के बहुमत से कम ना हो, उस सदन के कुल संख्या के बहुमत से कम ना हो। तो पहला कंडीशन देखो, 2 कंडीशन दिया है, 1 मिनट, यहाँ पे 2 कंडीशन दिया है कि राष्ट्रपति जो पहले राष्ट्रीय आपात लगा 352 के अनुसार 1 महीने के लिए, उसको 6 महीने के लिए कैसे किया जा सकता है। तो पहला तो है कि संसद के प्रत्येक सदन में, यानी संसद के जैसे मान लिया लोकसभा है, लोकसभा में क्या है 550 सदस्य मान लिया है, ठीक है। तो क्या होगा, प्रत्येक सदन में उपस्थित 550 में से मान लिया
490 लोग उपस्थित हैं। ठीक है, 490 नहीं करते हैं, 540 कर लेते हैं। लोकसभा में 550 सदस्य हैं और 540 लोग उपस्थित हैं। तो इन उपस्थित सदस्यों का, जो उपस्थित हैं, वोट दिए हैं, उनका 2/3, 540 का 2/3 से पारित हो, 2/3 से पारित हो। 2/3 कितना हो जाएगा? 3 एकड़ने 3 और 3/24, 180, 180 दूना 360, 360 हो गया ना इधर। अब ये 360 जो आया है 2/3 बहुमत से पारित हुआ, इस 360 को क्या होना चाहिए? जो 550 के आधे से एक अधिक है उनसे ज़्यादा होना चाहिए। तो 525 का 50 का बहुमत क्या होता है? 550 का 226। अभी देखो 360 226 से ज़्यादा है कि नहीं है? तो क्या हो गया? 1 महीने का जो आपातकाल है वो 6 महीने के लिए लागू हो गया। बट यहीं अब देखो, ये मान लिया 550 है और क्या है, ये मान लिया 450 है, ये मान लिया 300 है। ठीक है, तो 300 का क्या हो गया? 2/3, 100, ये हो गया 200। अब 550 का आधा कितना है? 226। तो यहाँ तो 200 हुआ, यहाँ 226, मतलब एक कम है, तो ये कानून पारित नहीं होगा, मतलब राष्ट्रीय आपत्ति तब नहीं लगेगा। समझ गए? यहाँ भी मैंने एक एग्जाम्पल में दिया है, तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो मैंने अभी समझाया इसको समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो एक बार और बैक करके देख लीजिए। अब देखो कि अब राष्ट्रीय आपात तो लग गया, वापस कैसे लिया जाता है? तो जब लोकसभा साधारण बहुमत से पारित कर दे तो राष्ट्रपति वापस ले लेता है। बढ़ाने के लिए विशेष बहुमत, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात बढ़ाने के लिए विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत मैंने समझा दिया, लेकिन वापस लेने के लिए साधारण बहुमत दे दे, वापस ले लेता है। फिर देखो लोकसभा साधारण बहुमत से तब पारित करती है जब लोकसभा के 1/10 सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को दी जाए, और जब संसद की सत्र ना चल रही हो, या लोकसभा अध्यक्ष को दी जाए जब संसद की बैठक चल रही हो। देखो क्या होता है कि जो लोकसभा होती है वो अपने साधारण बहुमत से 1/10 सदस्यों के बहुमत से जो है वो किसको दे देती है? राष्ट्रपति को दे देती है। किसको दे देती है? राष्ट्रपति को दे देती है, जब संसद का सत्र नहीं चला होता। और जब संसद का सत्र चलेगा तो लोकसभा अध्यक्ष को पकड़ा देगी। क्या पकड़ा देगी? कि लो लोकसभा अध्यक्ष जी, देखो जब संसद, मान लिया संसद का सत्र चल रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष को दे देगा। कौन दे देगा? लोकसभा के सारे सदस्य मिलकर लोकसभा अध्यक्ष को दे देंगे कि लो क्या करो, राष्ट्रीय आपात को हटाओ। और जब ये संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो यहाँ राष्ट्रपति को दे देगा कि राष्ट्रीय आपात को हटाओ। और ये साधारण बहुमत से होता है, कोई उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। और हटाने के लिए न्यूनतम 14 दिन की पूर्व नोटिस देनी होती है। अब साधारण बहुमत क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि साधारण बहुमत में समझाऊंगा क्या होता है। तो साधारण बहुमत होता है, जैसे राज्यसभा में 245 सीट हैं और प्रेजेंट कितने हैं? 100। वोटिंग कितने की? 20 अनुपस्थित थे, तो प्रेजेंट वोटिंग कितने की? 80। तो साधारण बहुमत हो गया 80/2/41। मतलब जैसे मान लिया 500 सदस्य हैं लोकसभा में, और लोकसभा में 5 सदस्य हैं, 200 उपस्थित हुए, 200 उपस्थित हैं, तो इन 200 ने वोट दिया, तो बहुमत क्या होगा? 101 होगा। समझ गए कि नहीं होगा? बटे 2 करके +1 कर दो, तो ये होगा बहुमत। अब देखो अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगाए जा चुके हैं। एक बार 1962 में जब इंडिया चाइना का वार हो रहा था, 1971 में जब पाक इंडिया का वार हो रहा था, 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर। लेकिन अब क्या है? आंतरिक अशांति हट गई है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978। अब देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव, क्या क्या हो जाता है राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव से। तो केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा नाम मात्र रह जाता है, और राष्ट्रपति केंद्र राज्य के वित्तीय पर नियंत्रण रख सकता है। केंद्र सरकार, दूसरा है केंद्र सरकार राज्यों को कोई आवश्यक निर्देश दे सकती है। तीसरा है संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, और ऐसा कानून आपातकाल की समष्टि के बाद ही भी 6 माह तक लागू रह सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, किंतु इसके लिए संसद को कानून बनाना होगा। फिर है राष्ट्रपति आपातकाल के मूल अधिकार पर प्रभाव। तो 356 या 58 कहता है कि आर्टिकल 19 जो है ख़त्म नहीं होगी, ख़त्म हो जाएगी। जो 19 है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता अधिकार, कुछ भी बोलने का अधिकार, जैसे ही राष्ट्रीय आपात लगा, आंतरिक अशांति मतलब सशस्त्र विद्रोह युद्ध के बाद, तो क्या होगा? ये ख़त्म हो जाएगी। कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है, बिन अपने मन का अभिव्यक्ति नहीं प्रकट कर सकता है। लेकिन जो 20 और 21 है, निजता का अधिकार जो है 21 वो बना रहेगा।
और एक इसमें वर्णित है आर्टिकल 358 में। तो वही यहाँ पे लिखा है, एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ। केवल राष्ट्रीय आपात के कारण आर्टिकल 19 खत्म हो जाती है। आर्टिकल 20-21 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता पर जब युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के अधिकार पूरे देश में समाप्त हो जाते हैं, यद्यपि आपात की घोषणा छोटे से भाग में हो जाए। मतलब ये पूरा देश है, यहाँ भी अगर जो आपात हो गया ना तो पूरे देश में 19 खत्म हो जाएगा, और यहाँ से जब हटेगा तो 19 फिर चालू हो जाएगा। अनुच्छेद 19 के अतिरिक्त किन अधिकारों को निलंबित किया जाएगा, किन अधिकारों को नहीं किया जाएगा, ये राष्ट्रपति जो है आदेश जारी करेगा, और 20-21 पर कोई प्रभाव नहीं होगा राष्ट्रपति जो आपात है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कब लगाता है, जब राज्य जो है ना माने कोई बात, तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है, और ये आर्टिकल 356 में है। 355 कहता है कि केंद्र की राज्यों के प्रति 3 जिम्मेदारी है। पहले बात, राज्यों की बाहरी हमले से रक्षा करना एक केंद्र की जिम्मेदारी है। राज्यों की बात शांति की स्थापना करना, और फिर राज्यों का शासन संविधान के अनुसार चलाने का सुनिश्चित करना। तो 365 क्या कहता है कि अगर केंद्र जो है राज्य को निर्देश दे और राज्य पालन ना करे तो राज्य में संविधान के अनुसार जो क्या होगा, राज्य संविधान के अनुसार इसका मतलब नहीं चल रहा है, तो राज्यपाल क्या करता है, बताता है कि राज्य जो है सही से नहीं चल रहा है और अन्य रिपोर्ट देता है, तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है किसी भी राज्य में। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहाँ पे राज्यपाल ही काम करता है, मंत्रिपरिषद हट जाती है, जो मंत्री होती है वो हट जाती है। आर्टिकल 356 कहता है कि राष्ट्रपति यह घोषणा करता है कि राज्य का शासन स्वयं चलाएगा, जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। 356 में ही राष्ट्रपति शासन आ गया। अब देखिए समय अवधि क्या है राष्ट्रपति शासन की। तो देखो राष्ट्रीय आपात में क्या देखे थे कि 1 महीने के लग रहा था शुरू में, लेकिन यहाँ प्रारंभ में 2 महीने के लिए लग रहा है और बाद में फिर 6 महीने के लिए। और राष्ट्रीय आपात में क्या था कि संसद का विशेष बहुमत पारित करना होता था, और यहाँ पे क्या है, संसद साधारण बहुमत से ही पारित कर देता है, तो 6 माह के लिए ये राष्ट्रपति शासन बढ़ जाता है। तो कितनी बार बढ़ता है, तो पहले तो 2 माह के लिए लगा, फिर संसद पारित करे साधारण बहुमत से तो 6 माह के लिए हो गया, फिर पारित करे तो फिर 6 माह के लिए, तो 1 वर्ष तो यहाँ हो गया। लेकिन 1 वर्ष के बाद अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है और तो क्या किया जाता है कि 6 माह के बाद, अगले 6 माह के बाद, मतलब 1 वर्ष के बाद यह तभी लागू होगा जब आपातकाल निर्वाचन आयोग चुनाव ना करा सके। निर्वाचन आयोग जब कहे, जब 1 वर्ष हो गया तो अगर निर्वाचन आयोग कहता है कि वो चुनाव कराने में असमर्थ है तो क्या होगा, फिर 6 महीने के लिए 4 बार और बढ़ जाएगा, तो 2 साल ए और 1 साल ए, टोटल मिला के 3 साल। तो राष्ट्रपति जो शासन है वो अधिकतम कितने साल के लिए रहेगी, 3 वर्ष के लिए, समझ गए ना। और अगर पूछोगे राष्ट्रीय आपात कितने साल की अधिकतम रहेगी, तो जब तक मन करे तब तक रह सकती वहाँ पे, लेकिन जब तक मन करे तब तक रहने के लिए 6 महीने के बाद क्या होता है, विशेष बहुमत पारित करनी होती है। तो इसके क्या प्रभाव हो गए, राष्ट्रपति शासन के क्या प्रभाव हो गए, तो 3 प्रभाव लिखे हैं कि राज्य की वापस लेना, तो कभी भी वापस ले सकता है राष्ट्रपति शासन। राज्य की सरकार बर्खास्त कर दी जाती है, अर्थात मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है और राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्य का शासन चलाता है। दूसरा है राज्य की विधानसभा भंग या निलंबित हो जाती है। तीसरा है की जा सकती है, मतलब की भी जा सकती है, नहीं भी की जा सकती। संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया जा सकता है। ऐसा कानून राष्ट्रपति के शासन के बाद भी लगता है, मतलब जो संसद है वो राज्य सूची का कानून बनाएगी और ऐसा कानून राष्ट्रपति के शासन के बाद भी लग जाता है। तीसरा है वित्तीय आपात कब लगता है, 360 के आधार पर, जब किसी भाग में वित्तीय अस्थायित्व या वित्तीय संकट हो जाती है तो लग जाता है, जैसे कर्जा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो अभी तक भारत में तो लगा नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। और राष्ट्रपति शासन तो कई बार लगा है। राष्ट्रपति द्वारा घोषणा होते हैं प्रारंभ में 2 माह के लिए, फिर संसद पारित करे तो बढ़ाया जाएगा, और यह कभी लागू नहीं हुआ है। इसके प्रभाव क्या हैं, केंद्र राज्यों को कोई वित्तीय जो है आदेश दे सकता है और पालन करवा सकता है। दूसरा है केंद्र और राज्य के किसी के भी वेतन में कमी की जा सकती है। फिर तीसरा क्या है, राष्ट्रपति राज्यों को निर्देश दे सकता है कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक या धन विधेयक उनकी अनुमति के लिए प्रस्तुत हो। अब तो हो गया। अब देखो विवेकी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की जो है विवेकी शक्तियाँ क्या क्या हैं। तो मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना कार्य करना, कब मंत्रिपरिषद के बिना परामर्श के बिना कार्य कर सकता है, तो पहला तो पॉकेट वीटो मैंने पढ़ा। फिर दूसरा है किसी सलाह को मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। फिर तीसरा है प्रधानमंत्री को सूचना मांगना 78 बी में। फिर
चौथा है प्रधानमंत्री को किसी भी मंत्री के निर्णय को विचार करने के लिए रखने के लिए कहना। पाँचवा है संसद को संदेश भेजना। छठवां है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। जब त्रिशंकु लोकसभा, त्रिशंकु की कहानी सर ने बताई थी कि त्रिशंकु जो होता है, क्या होता है कि जब विश्वामित्र, कोई एक राजा रहते हैं, तो विश्वामित्र से कहते हैं कि विश्वामित्र से कहते हैं यदि आप सच्चे में ब्राह्मण हैं, जैसे विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए थे, ऋग्वेदिक काल में जब क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए थे तो वहाँ पे कर्म के बेस पे दिया जाता था ना, तो विश्वामित्र ब्राह्मण हो गए थे क्षत्रिय से। तो राजा कहते हैं अगर आप ब्राह्मण हैं तो क्या करिए कि मुझे तुरंत स्वर्ग भेज दीजिए। तो ब्राह्मण कहे तो असंभव है। तब कहे तब आप किस बात के ब्राह्मण। विश्वामित्र को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने क्या कहा, विश्वामित्र ने, राजा था ये किंग, और ये विश्वामित्र थे, बी से विश्वामित्र। तो विश्वामित्र को गुस्सा जब आ गया तो इन्होंने कहा किंग से कि जाओ तुम जाओ। तो इन्होंने ऐसे हाथ से, जैसे मान लिया ये विश्वामित्र का हाथ है, ठीक है, ये विश्वामित्र का हाथ है, इन्होंने शक्ति दी कि राजा जाइए आप स्वर्ग में। तब राजा जा रहे हैं स्वर्ग में। तो अब इंद्र यहाँ बैठा है, तो इंद्र ने सोचा जब ये आएगा तो गद्दी हमारी चली जाएगी। इंद्र भागते भागते विष्णु के पास गए, तो विष्णु जी से कहे क्या कि विष्णु जी, और ये आ रहा है, इसको रोकिए। तो विष्णु ने यहाँ शक्ति लगाई। विश्वामित्र ने, ये विश्वामित्र हैं, ये विष्णु जी हैं, और ये कौन है, एक राजा है जो मतलब विश्वामित्र से कहा था कि हमको जाना है। तो ये यहाँ शक्ति लगा रहे हैं और ये यहाँ शक्ति लगा रहे हैं। ये बीच में लटका हुआ है, मतलब बीच में लटका हुआ, ना स्वर्ग जा पा रहा है ना यहाँ पे आ पा रहा है। तो उसी तरह त्रिशंकु लोकसभा है, मतलब जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति, जैसे मान लिया वोट बराबर ना मिले किसी को, है ना, वोट बराबर ना मिले, बहुमत ना मिले, तो क्या होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति करता है। उस समय बीच में लटकी हुई है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा विश्वामित्र और त्रिशंकु की कहानी। फिर है छठवां है लोकसभा को भंग करना, जब मंत्रिपरिषद ने विश्वास खो दिया है, और लोकसभा भंग करने की सिफारिश करना। तो ये हो गया वित्तीय शक्तियाँ हो गई। अब वित्तीय शक्तियों के बाद विवेकी शक्तियाँ हो गई। तो विवेकी शक्तियों के बाद हम जो है राष्ट्रपति के पद की स्थिति के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें कि राष्ट्रपति के पद की स्थिति क्या है। उसके बाद फिर उपराष्ट्रपति देखेंगे। राष्ट्रपति के पद की स्थिति जो है, स्टेटस ऑफ प्रेसिडेंट क्या क्या है। तो संविधान का प्रावधान में हमने देखा कि 52 में राष्ट्रपति होगा, 53 में कार्यपालिका का प्रधान होगा, 74 में मंत्रिपरिषद सलाह पर काम करेगा, जो कि 42वें और 44वें पुनर्विचार के लिए भेजेगा। संविधान सभा का दृष्टिकोण क्या है, तो इसके बेस पे पढ़ते हैं। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने राष्ट्रपति की पद स्थिति पर चर्चा करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति के पद को ब्रिटिश ताज के समतुल्य बनाना चाहते हैं। इसी विचार का समर्थन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित नेहरू आदि ने किया है कि जो संविधान ब्रिटिश संविधान के ब्रिटिश ताज के ही राष्ट्रपति का जो है पद हो। फिर उच्चतम न्यायालय का निर्णय क्या है, ये है राम जमाया का पूर्व नाम। संविधान सभा का दृष्टिकोण हो गया। उच्चतम न्यायालय का निर्णय है कि राम जमाया का पूर्व नाम। पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया कि राष्ट्रपति मात्र औपचारिक प्रधान है। न्यायालय ने अपने निर्णय से स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद सदैव आवश्यक है, क्योंकि उसे मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करना होगा। राष्ट्रपति जो है वो क्या है, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार राम जमाया का पूर्व नाम, पंजाब राज्य के अनुसार जो है मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होगी। निष्कर्ष क्या है कि उपयुक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है, वह कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान नहीं है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। इस प्रकार राष्ट्रपति जो है राष्ट्राध्यक्ष है और पीएम सरकार का अध्यक्ष है। किंतु पी से प्रेसिडेंट को रबर स्टैंप नहीं माना जा सकता। वह सरकार के अभिभावक या संरक्षक के रूप में प्रभावी भूमिका का निर्वाह करता है। कुछ लोग कहते हैं कि रबर स्टैंप है, खाली साइन करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी जो है 2022 में द्रौपदी मुर्मू जो बनी है, उन्होंने कहा है तीनों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को कि तीनों लोग आपस में मिल करके एक रणनीति के साथ मिल करके ही सरकार को चलाएं। तो ये स्पष्ट उदाहरण है कि जो है रबर स्टैंप नहीं है। वैसे भी देखो यहाँ पे लिखा है कि एक बार पढ़ देता हूँ, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ कि तुलनात्मक रूप से राष्ट्रपति किसी परिवार के दादा दादी के भांति होता है, जो सदैव अनुचित उचित का ज्ञान कराता है और मार्गदर्शन देता है। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के सरकार के प्रति मार्गदर्शन के उदाहरण के रूप में समक्ष देखा जा सकता है। उन्होंने मार्गदर्शन दिया, राष्ट्रपति ने, मुर्मू ने, कि जनता के हित के लिए सरकार के तीनों अंगों को, जो है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को मिलकर ही कार्य करने की अपील की है। अब देखो राष्ट्रपति की भूमिका क्या क्या होती है, तो मैंने बताया ही, सरकार के अभिभावक एवं संरक्षक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, जैसे कि जनता के हित के लिए सरकार के तीनों अंगों को मिलकर कार्य करना चाहिए, ऐसा द्रौपदी मुर्मू ने बोला। दूसरा है शपथ के अनुसार भूमिका।
मतलब जनता की सेवा करना। राष्ट्रपति जब शपथ लेता है तो मैंने बताया था शपथ में कि वो कहता है कि जनता की सेवा करेंगे और संविधान का संरक्षक रहता है। तो ये सारी चीज़ जो है उनकी भूमिका होती है राष्ट्रपति की। तीसरा है अच्छे शासन के लिए सरकार को सुझाव दे सकता है। जैसे कि कलाम ने, जब कलाम राष्ट्रपति थे तो उन्होंने पूरा का सुझाव दिया था। पूरा मतलब होता है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज़। तो प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज़ मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी विकास को उपलब्ध कराना। जैसे मान लिया लोग क्या करते हैं, गांव में सुविधा नहीं है, सॉरी ये गांव है ये शहर है, गांव में सुविधा नहीं है तो यहाँ शहर पे आ जाते हैं। तो कलाम ने पूरा योजना लाया प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज़। तो इन्होंने इससे कहा कि इसको जो है मतलब यहाँ पे भी बिजली पानी अस्पताल सब कुछ इतना व्यवस्था कर दो कि कोई यहाँ दूर ना जाए। तो वही कहा गया है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज़। फोर्थ है, जैसे मैंने लेखपाल में पढ़ा था तो मुझे उतना लेने में दिक्कत नहीं हो रही पूरा का फुल फार्म, क्योंकि लेखपाल का भी मैंने एग्ज़ाम दिया है। फिर फोर्थ है कि किसी समस्या आज के समय सरकार को दिशा देना। किसी समस्या आज के समय क्या होता है, सरकार को दिशा देने का काम करता है। जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम की भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए सरकार को सुझाव देना, ये होता है। फिर गठबंधन सरकार में सतर्क भूमिका निभाना। तो ये सारे जो होते हैं राष्ट्रपति की भूमिका होती है। इस प्रकार राष्ट्रपति को केवल नाम मात्र का प्रधान कहना उचित तो नहीं होगा, लेकिन अगर जो एक्सप्लेनेशन में आएगा कि नाम मात्र का प्रधान है तो वो सारे आर्टिकल लिख करके कि 74 एक का लिख देंगे और बाकी सब लिख देंगे तो हो जाएगा।